ये जो रफ्तार आपने दी थी वो रफ्तार आज क्यों बरकरार नहीं है? और ये ट्रेन बन के तैयार हो गई एक रिकॉर्ड टाइम में, 18 महीने में, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रोटोटाइप, जैसा कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक। तो जरा ये हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए, आगे लगाया गया है हिस्सा, क्या क्या वजह है कि इस तरीके का बनाया गया? कि अगर वो ट्रेन की नाक न टूटे तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। वो ट्रेन की नाक टूटने के लिए ही बनाई गई है, जिससे कि अगर कोई गाय भैंस टकरा जाए तो वो ट्रेन की का जो नोज कोन है, जो कि जगह जगह, जैसे पहली ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहली ट्रेन जो चलाई गई बनारस और दिल्ली के बीच में, उसके बाद दूसरी ट्रेन जब चलाई गई तो दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई। दोनों ट्रेनों के अंदर मैं देख रहा था कि जो चीज़ें थी उस समय, मैंने दिल्ली बनारस वाली ट्रेन में ट्रैवल किया था। इनफैक्ट जो पहली रन हुआ था प्रधानमंत्री जी के झंडा दिखाने के बाद, उसमें मैं गया था बनारस तक, लौटा भी उससे। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई। हर दिन इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, गाहे बगाहे आप देखते हैं नई नई वंदे भारत चल रही हैं, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो या कन्याकुमारी का इलाका हो या पूर्वोत्तर भारत या पश्चिम भारत, राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ भी वंदे भारत दौड़ रही हैं, बड़ी तादाद में दौड़ रही हैं। लेकिन क्या वंदे भारत वो स्पीड दे पा रही है जिसके लिए वो जानी जाती है? यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात कही जाती है कि मैक्सिमम रफ्तार ये रहेगी, लेकिन एवरेज रफ्तार की बात करें तो एवरेज रफ्तार कम है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, वंदे भारत में क्या सुधार की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं शुभ्रांशु जी, जो कि चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो टीम थी उसका डिजाइनिंग का काम, प्रोडक्शन का काम उन्होंने देखा, बखूबी देखा। और आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सितार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते। सर, वंदे भारत एक ऐसा ख्वाब जिस पर हम कह सकते हैं पूरी सरकार आज नाज कर रही है, कह रही है कि साहब वंदे भारत स्वदेशी ट्रेन, और स्वदेशी का जो मंत्र अब फिर पीएम मोदी जी बार बार फूंक रहे हैं, जगह जगह करें स्वदेशी लो, दुकानों में लगवा रहे हैं, सारे के सारे मंत्री लगे हुए हैं कि स्वदेशी खरीदिए। तो ये स्वदेशी ट्रेन जो आप लोगों ने 160 kmph की रफ्तार पर पहली ट्रेन जो बनाई थी, ज़रा उसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए। और आखिरकार ये जो रफ्तार आपने दी थी वो रफ्तार आज क्यों बरकरार नहीं है? देखिए, ख्वाब तो सुधांशु मणि साहब का था, जो हमारे महाप्रबंधक थे। उन्होंने ऊंचा सोचा, दूर की सोची, और ये ट्रेन बन के तैयार हो गई एक रिकॉर्ड टाइम में, 18 महीने में, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रोटोटाइप, जैसा कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक। आमतौर पर ऐसी ट्रेन बनाने में या नया रोलिंग स्टॉक बनाने में, चाहे लोकोमोटिव हो या ट्रेन हो, लगभग 36 से 40 महीने का समय लगता है। तो ये तो डिज़ाइन और प्रोडक्शन की जो टीम थी उसकी जो आपसी मेल जोल था और जो डे टू डे कम्युनिकेशन था डिज़ाइन से शॉप फ्लोर के बीच में, उसकी वजह से संभव हो पाया। आमतौर पर डिज़ाइन कोई करता है, मैन्युफैक्चर कोई करता है। आईसीएफ में ऐसा नहीं था, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक ही छत के नीचे थे, इसलिए जो कमी बेशी होती थी वो अगले दिन उसका निस्तारण हो जाता था, इसलिए ये ट्रेन इतनी जल्दी बन पाई। अब बात रही स्पीड की, हम तो शायद 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेनें बना सकते थे, लेकिन चूँकि हमारे ट्रैक्स पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट है, ये सीमा तय की गई है किन्हीं कारणों से, टेक्नोलॉजी के कारणों से या मेंटेनेंस के कारणों से, वो हम उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन ट्रेन की टेस्टिंग 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हुई है। मैं उस वक्त उस ट्रेन में मौजूद था ड्राइवर्स लोगों के साथ। सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। पलवल और आगरा के बीच में जो टेस्टिंग हुई थी, जिसमें सीआरएस टेस्टिंग थी, उसमें 182 किलोमीटर, मैं उस केबिन के अंदर था। आप उसमें? नहीं, वो तो बाद में हुई थी। बाद में हुई थी, तो उस वाले उसमें सीआरएस टेस्टिंग में मैं था। 182, करेक्ट। तो 180 तक टेस्टिंग की आवश्यकता थी, जिससे कि आरडीएसओ उसको और सीआरएस उसको 160 तक फिट दे सके। हम लोगों ने उसके कंट्रोल में 180 की लिमिट लगा रखी थी, 180 के ऊपर वो नहीं जा सकती थी ट्रेन।
लेकिन जब वो 180 जा रही थी, जब जिस दिन ट्रायल होना था उस दिन मैं चेन्नई से कोटा गया, तो जो RDSO की टीम थी वो लोग बड़े खुश हुए कि CME खुद ही आए हैं। और ये मैंने कहा कि चलो हम लोग कैबिन में खड़े होते हैं, अगर बचे तो बचे, मरे तो साथ ही मरेंगे। तो ड्राइवर्स के पीछे मैं खड़ा था, मैंने कहा मैं तुम लोगों के साथ हूँ, आज चला लो 180 पर। और ट्रेन 180 पर चली कोटा और सवाई माधोपुर के बीच में। लेकिन वो ट्रायल रन था, टेस्ट रन था, वो ट्रैक भी अच्छा है, वो थोड़ी दूर का है, 100-150 किलोमीटर का। कमर्शियली रन के लिए ट्रेन 180-160 पर भी या कहें 130 पर भी ऐसा कोई रूट नहीं है जहाँ पर 130 किलोमीटर पर कोई भी ट्रेन एक लंबे समय तक चल सके, आधा पौन घंटा 1 घंटा। ये हमारे ट्रैक्स की जो स्थिति है उसके कारण है, ट्रेन के कारण नहीं है। सिर्फ वंदे भारत ही नहीं, इसके पहले भी LHB कोचेज़ और इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोज 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए फिट रहे हैं। और कम से कम 20-25 सालों से ऐसा रोलिंग स्टॉक हमारे पास रहा है जो 160 पर चल सकता है। लेकिन ट्रैक की कंडीशन के कारण ये नहीं हो पा रहा है। वंदे भारत एक नई तरह की ट्रेन है जो कि 160 तक ही चला पाए हम लोग, क्योंकि वही हम लोगों की सीमा थी। अगर हमें कहा जाता कि 200 की ट्रेन बना दो, बना देते। थोड़ा बहुत ब्रेक में फेरबदल करना पड़ता है, जिससे कि ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेकिंग या सर्विस ब्रेकिंग सही डिस्टेंस पर हो सके। वरना ट्रेन में इतनी पावर थी और इतनी कैपेसिटी थी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये ट्रेन आज भी चल सकती है, लेकिन नहीं चल पा रही। सर, जगह जगह जैसे पहली ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहली ट्रेन जो चलाई गई बनारस और दिल्ली के बीच में, उसके बाद दूसरी ट्रेन जब चलाई गई तो दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई। दोनों ट्रेनों के अंदर मैं देख रहा था कि जो चीज़ें थीं उस समय, मतलब जिस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट था, जिस तरीके की आसपास की चीज़ें थीं, उसको और आज वाली ट्रेनों से अगर आप कंपेयर करें तो कोई आपने इसमें हाल फिलहाल में ट्रेवल किया है, कोई फ़र्क पाते हैं? मैंने दिल्ली बनारस वाली ट्रेन में ट्रैवल किया था। इनफैक्ट जो पहला रन हुआ था प्रधानमंत्री जी के झंडा दिखाने के बाद, उसमें मैं गया था बनारस तक और लौटा भी उससे। और उसके बाद में थोड़े दिनों, साल 1.5 साल पहले मैंने रांची से पटना वंदे भारत में ट्रैवल किया था, आम नागरिक की तरह पैसा देकर टिकट खरीदा था। तो मुझे तो फ़र्क नज़र आता है। देखिए, जनता को टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है कि उसमें ट्रैक्शन मोटर कैसा लगा है, स्प्रिंग कैसा लगा है। उसकी यात्रा आरामदेह होनी चाहिए, सीट बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि सीट के ऊपर वो 5-6 घंटे 8 घंटे बैठता है। अगर सीट बढ़िया नहीं होगी तो आप ट्रेन में रंग रोगन जो भी कर दें, वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। हम लोगों ने जो सीट खरीदी थी वो दुनिया की सबसे अच्छी सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की थी। ज़्यादातर सीटें स्पेन से आई थी और कुछ सीटें आई थी चाइना से। इसलिए नहीं कि हम नहीं बना सकते, इसलिए कि उतनी कम संख्या में भारत में कोई मैन्युफैक्चरर वो सीटें बनाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब चूंकि सर उस समय सीट की कीमत क्या पड़ी थी, मतलब अगर आपको मैं याद एग्जीक्यूटिव क्लास के सीट की मुझे याद है, एक कुर्सी 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख रुपए की एक कुर्सी? जी। और इकोनॉमी क्लास की, मतलब ऑर्डिनरी चेयर कार की कुर्सी शायद 60-65 हज़ार रुपये की रही होगी। तो अगर आप जो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो पैसा देंगे तो बढ़िया सीट मिलेगी। लेकिन इंपोर्ट हमेशा करते रहना कोई बुद्धिमत्ता का काम तो है नहीं। हमें तो सीट इंडिया में बनानी है और हमने बनाई। और जब ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, जब बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाने लगे, तो भारतीय कंपनियां उसमें भाग लेने की इच्छुक हो गई, उन्होंने बनाई। लेकिन गुणवत्ता की कमी रही और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने उस स्टैंडर्ड की सीटें नहीं बनाई। यानी जो सीटें हैं वो जो जिस तरीके की होनी चाहिए थी, हाँ, जो जिस तरह की हुई थी पहली ट्रेन में थी, यानी उससे खराब गुणवत्ता की हैं। उससे खराब तो कहना थोड़ा उनके साथ अन्याय हो जाएगा, मतलब उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा कम है। क्योंकि हम पैसा भी उन्होंने कम मांगा टेंडर में, हमने पैसा कम दिया। पहले पैसा ज़्यादा मांगा था, हमने पैसा ज़्यादा दिया, क्योंकि वो प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप में हम बहुत सारी लिबर्टी ले सकते हैं, बहुत सारी, कोई ज़्यादा, क्योंकि काम जल्दी करना होता है। 18 महीने में ट्रेन बननी थी, तो हम लोगों ने
फटाफट कुछ कुछ कर लिया। अब चूंकि लेकिन ये कहना कि भारत के मैन्युफैक्चरर वो गुणवत्ता नहीं दे सकते, ये एक एस्केपिस्ट बात है। अगर आप उनको बोले कि हमें यही चाहिए तो वो वही देंगे, बशर्ते कि आप उनको वो कीमत दे सकें और उनको वो समय दे सकें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। देखिए सीट जो है वो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी आइटम होती है, उसको मत सोचें कि सिर्फ गद्दी है और पीठ का रेस्ट है। हवाई जहाज़ की सीटें आप देखिए, लोग 15-15 घंटे यात्रा करते हैं और रोते नहीं हैं, दुखी नहीं होते। जगह कम होती है वो अलग बात है, बट सीट से कोई दुखी नहीं होता। इसी तरह अगर ट्रेन की सीट हो जो साइंटिफिकली बने और रिसर्च करके बने और उसकी उचित कीमत दिया तो क्यों नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। जो वंदे भारत है इसको लेकर एक और बड़ा यानी सोशल मीडिया में खासतौर पर और लोगों ने जो सवाल उठाया कि बड़ी कमज़ोर ट्रेन है, इसकी तो नाक ही टूट जाती, कहीं भी लड़ती नाक टूट जाती। तो ज़रा ये हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए कि जो आगे लगाया गया है हिस्सा वो क्या वजह है कि इस तरीके का बनाया गया और इससे क्या सेफ्टी फीचर्स हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर वो ट्रेन की नाक न टूटे तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। वो ट्रेन की नाक टूटने के लिए ही बनाई गई है। जिससे कि अगर कोई गाय भैंस टकरा जाए तो वो ट्रेन का जो नोज़ कोन है जो कि फाइबर ग्लास का बनता है वो टूट जाए और उसका जो झटका है वो बर्दाश्त कर ले। बाद में गाय भैंस छिटक के दूर गिर जाए, वो उनका जो होगा वो अलग बात है। लेकिन ट्रेन में नुकसान क्या हुआ, सिर्फ फाइबर ग्लास की नोज़ तो ही टूटी, दूसरी लगा देंगे हम। अगर हम उसको स्टील का बना दें, इतना मजबूत बना दें कि टूटे ही नहीं, तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। आप देखिए, लोकोमोटिव के जो फ्रंट होता है उसका जो कैटल गार्ड होता है, जिसको बोलते हैं काऊ कैचर बोलते हैं, उसका नाम ही है काऊ कैचर या कैटल गार्ड। वो गाय को छिटका के फेंक देता है और इंजन को कुछ नहीं होता। लेकिन इंजन का वजन 120 टन 122 टन होता है, वो नहीं डिटेल हो सकता। लेकिन इसका वजन तो सिर्फ 64 टन, लीडिंग कोच का जो ड्राइवर कैबिन है 64 टन 65 टन है, आधे से भी कम है। अगर उसमें खूब मजबूत स्टील लगा दें तो डिटेल हो जाएगी और जान माल की क्षति होगी। और जो नुकसान होगा वो फाइबर ग्लास का नोज़ कोन बदलना तो 2-3 घंटे का काम है, सस्ता मिलता है। और अगर स्टील का टूट जाए तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, ट्रेन ज़्यादा देर खड़ी रहेगी मरम्मत के लिए और डिरेलमेंट का खतरा रहेगा। इसलिए ये तो एक्चुअली एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है, एक सेफ्टी फीचर है। और आपको मैं बताऊं कि जब ये पहली ट्रेन जा रही थी दिल्ली से, चेन्नई से आईसीएफ से शकूर बस्ती दिल्ली, तो मैंने 10 नोज़ कोन एक्स्ट्रा भेजे थे। 10 शकूर बस्ती डीजल शेड को 10। उन्होंने मांगा नहीं था तो भी, तो मैंने पूछ रहा था कि वहाँ का जो अफसर था कि आपने इतने क्यों भेज दिए। बोला कि मैंने कहा टूटेंगे, गाय भैंस टकराएगी, टूटेंगे तो बदल देना। तो उसने कहा कि सर आपने बहुत दूर की सोची और टूटे, उन्होंने फटाफट बदल दिया। तो हमें पता था कि टूटेगा, कोई हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है ये। क्योंकि भारतीय रेलवे के ट्रैक ज़्यादातर ओपन ही हैं, ओपन है और आसपास आबादी है, लोग पार करते हैं ट्रैक को। तो जो स्पीड की बात थी, अगर हम वंदे भारत की बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि साहब शताब्दी जो है सस्ती है, कई रूट्स पर ऐसा है, शताब्दी सस्ती है, वंदे भारत महंगी है। और कई जगह पर ऐसा है कि शताब्दी जो है पहले पहुंचा रही है, ऐसा भी है कई जगहों पर। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि एक तरीके से आप पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं और देर में पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारतीय रेल और उसके जो प्रोडक्शन यूनिट हैं जैसे आईसीएफ, आरसीएफ, एमसीएफ, ये दुनिया के सबसे कम कीमत के रोलिंग स्टॉक उत्पादक हैं, सबसे कम कीमत के, चीपेस्ट, नॉट चीप इन क्वालिटी बट चीप इन मनी। गरीब देश के लिए एकदम उपयुक्त टेक्नोलॉजी है। एक शताब्दी ट्रेन मान लें कि 16 कोच की होगी, एलएचबी कोच की, 2.5 करोड़ रुपए प्रति कोच, करीब 40 करोड़ की ट्रेन और 15 करोड़ का लोकोमोटिव, 55 करोड़। वंदे भारत 16 कोच की ट्रेन करीब 100 करोड़ की आती है, 110-120 करोड़ आजकल कीमत है। तो ट्रेन तो महंगी है, हालांकि एस्पिरेशनल है, सबको अच्छी लगती है और अच्छी है भी। इसका कंफर्ट और इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है अगर अलाउ करें तो अगर ट्रेन महंगी होगी तो भाड़ा ज़्यादा होगा।
लेकिन लोग भाड़ा देने को तैयार भी हैं अगर ट्रेन उस तरह की स्पीड की सर्विस दे पाए। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ट्रेन भी उसी लाइन पर चलती है जिस लाइन पर शताब्दी चलती है, राजधानी चलती है। और एक ट्रेन को खूब स्पीड पे चलाना मिक्स्ड ट्रैफिक लाइन के ऊपर संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी आगे का सेक्शन खाली करना पड़ता है। ट्रेन आ रही है, हाई स्पीड ट्रेन, वो करने से क्या होता है कि सेक्शन का ओवरऑल जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि ट्रैक की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो या मेंटेनेंस की वजह से हो, कि उस पर 130 किलोमीटर की गति से ट्रेनें लंबे समय तक चलाई जा सकें। शायद 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए चला सकते हो, लेकिन उससे लंबा नहीं चला सकते। तो इन कारणों से ये वंदे भारत तो की जो एवरेज स्पीड है करीब 65-70 किलोमीटर, किसी किसी की 90-95 किलोमीटर है, लेकिन किसी भी दृष्टि से शताब्दी से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है स्पीड के मामले में। सर्विस के मामले में है। तो भाड़ा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया गया कि स्पीड ज़्यादा होगी या बराबर होगी, भाड़ा इसलिए बढ़ाया गया कि ट्रेन महंगी है। अब स्पीड ज़्यादा कब होगी ये एक विचारणीय विषय है, इस पर विचार करते हैं। सर, जब हम बात करते हैं वंदे भारत जैसी ट्रेनों की, और अब बात हो रही है उसके आगे जो कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेनें बनेंगी, और अब उससे पहले बात कर लेते हैं वंदे स्लीपर की। वंदे स्लीपर की कहानी जो है जरा समझाइए, क्या हुआ, क्या अभी तक वंदे स्लीपर आई क्यों नहीं? देखिए, वंदे स्लीपर तो डिज़ाइन हो चुकी है, बन भी चुकी है, और मुझे जहाँ तक पता है कई सारी वंदे स्लीपर की रेक्स जो हैं वो BML में बनकर तैयार हैं। अब उनके लिए बोगी और उनके चलने का रूट वगैरह डिसाइड करना है और भाड़ा तय करना है। लेकिन वंदे स्लीपर जो है, मेरी नज़र में एक तरह का एक कॉम्प्रोमाइज़ है। दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड ट्रेन या सेमी हाई स्पीड ट्रेन स्लीपर नहीं होती, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन का मतलब ही है कि आपकी सारी दूरियां 6-8 घंटे में पूरी हो जाएं, जिसके लिए चेयर कार पर्याप्त है। स्लीपर की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? मान लीजिए आपको दिल्ली से पटना जाना हो या दिल्ली से आपको अहमदाबाद जाना हो, तो आपका यात्रा 6-8 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। स्लीपर चाहिए ही नहीं आपको। स्लीपर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम दूर वाली गाड़ियाँ उस स्पीड पर नहीं चला सकते जिस स्पीड पर चल सकती हैं वो। तो हमने वंदे भारत के अंदर बर्थ लगा दी और कहा कि वंदे स्लीपर बन गई। मतलब डिज़ाइन वही है, बोगी वही है, सेम बोगी डिज़ाइन वही है, शेल डिज़ाइन वही है, उसमें आपने कुर्सियों की जगह स्लीपर लगा दी है। उसकी वजह से गाड़ियों का वजन और थोड़ा उसका बैलेंस चेंज होता है, उसके लिए उसका अलग से CRS क्लियरेंस लिया गया। सर, एक चीज़ बताइए, जब बोगी वही है, बस केवल आपने वो बदल दिया, तो उसमें क्या फ़र्क नहीं आता है कि जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे, या क्या होता है? फ़र्क आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 टियर स्लीपर में एक तरफ 6 बर्थ होती हैं, एक तरफ 2 बर्थ होती हैं। चेयर कार में आमतौर पर बराबर बंटवारा होता है, मतलब लॉप साइडेड नहीं होता है। तो स्लीपर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा गाड़ी की लोडिंग में, तो उसके सस्पेंशन में उतना एडजस्टमेंट किया जाता है, और इसीलिए उसका दोबारा डायनेमिक ट्रायल या उसको बोलते हैं ऑसिलेशन ट्रायल, गाड़ी को दोबारा चला करके देखा जाता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। तो वो सब किया जा चुका है और वो ट्रेन सूटेबल है, उसमें सही पाई गई है, उसका CRS क्लियरेंस भी हो चुका है, तो वो गाड़ी तो ठीक है। ठीक है गाड़ी। लेकिन स्लीपर ट्रेन चलाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? जो यात्रा अगर आप जैसे दिल्ली बनारस की बात करें, जो यात्रा आप 14-15 घंटे में करते थे, वो आज वंदे भारत से 8 घंटे में करते हैं। अगर वो 6 घंटे स्पीड थोड़ी और बढ़ा दें तो आप दिल्ली पटना की यात्रा 8 घंटे में कर सकते हैं, दिल्ली भोपाल की यात्रा 4 घंटे में कर सकते हैं, दिल्ली अहमदाबाद या नागपुर से मुंबई। तो मेरे नज़र में तो स्लीपर वंदे भारत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा कारण ये है कि जैसे आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो लंबी यात्रा है, 40 घंटे की यात्रा है, तो उसमें तो आपको स्लीपर चाहिए ही चाहिए, चाहे वंदे भारत हो या ऑर्डिनरी ट्रेन हो। तो उसके लिए ऑर्डिनरी ट्रेन ही काफ़ी है, उसमें वंदे भारत की क्या आवश्यकता है? जैसे चल रही है चलने दीजिए। वंदे भारत का जो प्लेटफॉर्म है, जो टेक्नोलॉजी है, मेरी नज़र में
उन दूरियों के लिए है जो 6 से 8 घंटे में मैक्सिमम पूरी की जा सके, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वो शायद 5-6 घंटे में पूरी कर लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए कहीं भी दुनिया में रेगुलर स्लीपर ट्रेन होती है, लोको हॉल्ट ट्रेन होती हैं, ट्रेन सेट नहीं होते। तो ट्रेन सेट चलाना लंबी डिस्टेंस के लिए दिल्ली चेन्नई या दिल्ली हैदराबाद या कन्याकुमारी से जम्मू, इसके लिए तो वंदे भारत की आवश्यकता थी ही नहीं, आम गाड़ियाँ काफ़ी हैं। अब अगर फैंसी आइडिया है कि हमें चलाना है तो चलाएं, बेशक हम वंदे भारत में हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, चला सकते हैं, बट मुझे इसका कोई ज़्यादा लाभ नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत से लोग उत्साहित हैं, बहुत लोग कह रहे हैं दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी, कुछ कह रहे हैं दिल्ली से मुंबई के बीच में चलेगी, तरह तरह के गॉसिप्स चल रहे हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय जो है अभी इस पर खामोश है। हाँ, ट्रेन आ गई है, मंत्री ने खुद बोला कि वह 15 अक्टूबर के बाद दूसरी रेक आएगी। पहली रेक आ चुकी है, दूसरी रेक आएगी, उसके बाद जो है हम इसको चलाएंगे, तो ये बात कही गई है। तो शुभ्रांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली पटना इसलिए मैं बार बार कह रहा था क्योंकि बात वो न्यूज़ में आ रही थी। और दिल्ली पटना तो और मेरा घर पटना में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, और लोगों को लग रहा है बिहार इलेक्शन है, तो हो सकता है उधर ही दें। तो मुझे तो खुशी है, ट्रेन चल रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो शुभ्रांशु जी अपनी बात रख रहे थे, और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नई ट्रेन या नई स्लीपर ट्रेन तैयार है, यानी वंदे स्लीपर जिसको कहा जा रहा है, जल्द ही लोगों के बीच में आएगी और इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तब भी हम आपको दिखाएंगे, और उससे पहले भी आपको हम दिखाएंगे कि वंदे स्लीपर के अंदर क्या क्या है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।